आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल की नासिक फैसिलिटी के बारे में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है वो इस समय SU-57 और एमका जैसे प्रोग्राम के प्रोडक्शन के लिए एक बड़े एपिसेंटर के तौर पर आइडेंटिफाई करी गई है। आखिरकार नासिक फैसिलिटी में ऐसा क्या है जिसको लेकर रूस से लेकर भारत भी अब अपने एमका फाइटर्स को लेकर यहाँ पर बनाना चाहता है, और नासिक में अगर ये काम होता है तो इसका कितना बड़ा फायदा भारत को मिलेगा, और कैसे नासिक प्रोडक्शन लाइन इस समय 3 बड़े बड़े प्रोग्राम्स को मैनेज कर पा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि सिर्फ बेंगलुरु की प्रोडक्शन लाइन पर आश्रित रहकर आप तेजस और एमका प्रोग्राम का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर नासिक फैसिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। और हाल ही में आपने ट्विटर पर कई ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा यह सुन रखा होगा कि नासिक प्रोडक्शन लाइन से जो पहला तेजस है वो बहुत जल्दी रोल आउट किया जाएगा और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा, और इसीलिए नासिक फैसिलिटी को इस समय एक बड़े एपिसेंटर के तौर पर देखा जा रहा है, जो न सिर्फ तेजस मार्क 1A प्रोग्राम पर काम कर रही है, बल्कि आने वाले भविष्य में इसको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ढाला जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि रूस की नज़र भी इस समय भारत की नासिक फैसिलिटी पर है, क्योंकि आपको बता दें, रूस ने भारत को जो SU-57 फैलन ऑफर किए हैं उनके प्रोडक्शन को लेकर जब भी रूस बात करता है, जब भी रोस्टेक की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन सामने आती है, तो स्पष्ट शब्दों में वहां पर जो नासिक फैसिलिटी है उसका नाम लिया जाता है। रूस तो ये तक दावा करता है कि अगर वो भारत के इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा पाते हैं, यानी भारत SU-57 को एक्सेप्ट करता है, तो फिर तकरीबन 12 से 15 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक नासिक फैसिलिटी में बनाए जा सकते हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर भारत SU-57 प्रोग्राम को रीज्वाइन करता है तो न सिर्फ भारत की रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएंगी, बल्कि भारत में ही बना करके ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे, और एक्सपोर्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भारत रशिया का सहयोग कर सकता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि निस्संदेह भारत में जो नासिक फैसिलिटी है ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये फैसिलिटी बेसिकली महाराष्ट्र के नासिक में उपस्थित है, और अगर आपको लगता है कि ये कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज़्यादा जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का लाइसेंस प्रोडक्शन है वो हो चुका है ऑलरेडी, और इनके पास एक कॉम्प्लेक्स और एक बहुत बड़ी जो असेंबली लाइन है वो उपस्थित है, जो कि फाइटर जेट के निर्माण और इंटीग्रेशन में अलग अलग सिस्टम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स देखने को मिलती है, दर्शकों का अनुभव देखने को मिलता है, और नासिक ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ये साबित भी कर दिया है कि भारत का जो विजन है 2047 का उसको पूरा करने में हम नासिक फैसिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने इंडिजिनस प्रोग्राम की पूर्ति के लिए भी नासिक का रुख किया है, और वो नासिक प्रोडक्शन लाइन जो पहले पूरी तरीके से MiG-29 और सुखोई 30 MKI के लिए डेडिकेटेड थी, अब वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और इसको तेजस मार्क 1A के लिए पूरी तरीके से रिपर्पस किया गया है। जहां पर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर वेल इक्विप्ड तेजस मार्क 1A यहां से रोल आउट होने वाला है और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन भी करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के सामने इस समय बहुत बड़ी समस्या है। भारत ने ऑलरेडी 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस कर रखा है, जो कि तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए का था। उसके बाद अभी तक उनमें से पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो पाया है, और इधर एडिशनल 97 जेट्स को लेकर रिक्वेस्ट पर प्रपोजल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आ चुका है। तो ऐसे में अगर एचएएल सही समय पर रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है, सही समय पर एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना चाहती है, तो उन्हें बेंगलुरु से हटकर अब नासिक प्रोडक्शन लाइन पे भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और यही कारण है कि नासिक को पूरी तरीके से रिपर्पस किया जा रहा है, जहां पर तेजस मार्क 1A से लेकर जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा विकसित किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन में उनका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ये एक कटिंग एज स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, सुपर क्रूज देखने को मिलेगा, एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी, और मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन भी हमें देखने को मिलने वाला है। रही बात इनके प्रोडक्शन की, तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 1 वेरिएंट है ये 2030 के दशक के शुरुआत में ही प्रोडक्शन में आ जाएगा, और ये 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा। वहीं मार्क 2 की वेरिएंट की बात करें तो ये 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से इंकॉर्पोरेट होकर आएगा, और इसमें इंडिजिनस इंजन का यूज होता दिखाई पड़ेगा। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो डिसीजन है नासिक में एमका को बनाने का, उसके पीछे की कुछ वाजिब वजहें हैं।
उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है नासिक की, ये काफ़ी बेहतरीन है और ये एक सिंगल वेल इक्विप फैसिलिटी है जहां पर स्टेल्थ फाइटर्स का निर्माण बड़े आराम से किया जा सकता है, क्योंकि एचएएल का मानना है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज का यूज करके जो एमका जैसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको भी आसानी के साथ पूरा किया जा सकता है। न सिर्फ नासिक फैसिलिटी एमका के प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करेगी, बल्कि कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और टाइमलाइन को एक्सेलरेट करेगी, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमका से पहले सुखोई 30 एमकेआई के निर्माण में नासिक में बहुत सारी एक्सपर्टीज भी बनी है, बहुत सारी वहाँ पर वर्क फोर्स भी है और काफ़ी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैंडलिंग कर सकती हैं एयरक्राफ्ट की, और बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो बनाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि चाहे एमका की हम बात करें या रशिया की बात करें, दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं। रशिया की जहाँ तक बात रही, उनका तो हालत ये है कि अगर भारत आज बोल दे कि हमें SU-57 चाहिए, तो रशिया किसी भी हालत में वो ऑफर करने के लिए तैयार है। और रशिया नासिक प्रोडक्शन लाइन के इक्वेशन को हर बार SU-57 की डील के साथ ऐड करता रहा है, जहाँ पर वो SU-57E यानी SU-57 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो ऑफर कर रहे हैं। रोस्टेक ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत ने जिस फैसिलिटी यानी नासिक फैसिलिटी में सुखोई 30 एमकेआई को बनाया है, वहाँ का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैटिबल है SU-57 के साथ, और रही बात 30% की, तो वो काफ़ी कम कीमत में भारत में मॉडर्नाइज किया जा सकता है, जहाँ पर भारत चाहे तो प्रति वर्ष तकरीबन 15 SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सकता है। इसके पीछे की वजह ये है कि SU-57 साइज में SU-30 एमकेआई से छोटा है, डायमेंशंस में कम है, यानी कि नासिक फैसिलिटी में ज़्यादा SU-57 का निर्माण किया जा सकता है कंपेयर करें अगर हम सुखोई 30 एमकेआई की तुलना में। और रशिया तो इनके लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अब SU-57 को भारत के समक्ष रेडी टू डिप्लॉय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑफर किया गया है, और रशिया ये क्लेम करता है कि जब तक एमका नहीं आ जाता, जो एक गैप क्रिएट हो रहा है इंडियन एयरफोर्स में, उसको फिल करने की जिम्मेदारी SU-57 पूरा कर सकता है। इसके साथ हाइपरसोनिक वेपन्स, एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स, नेक्स्ट जनरेशन इंजन, ये सारी चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं, और रशिया ने क्लियर कह दिया है कि उन्होंने तो ऑलरेडी जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है उसको एक आइडियल चॉइस के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है, जहां पर वो SU-57 का निर्माण करना चाहते हैं। खैर, SU-57 की जहां तक बात रही, तो अभी इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। निसंदेह भारत के लिए ये डील हितकर हो सकती है, लेकिन अभी भारतीय वायुसेना ने इस पे चुप्पी ही साधी है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो एमका हो, चाहे तेजस मार्क 2 हो, चाहे तेजस मार्क 1A प्रोग्राम हो, इन सब के लिए नासिक प्रोडक्शन लाइन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, और ये गेम चेंजर भी साबित होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एचएएल का सही डिसीजन है, या एचएएल को एमका के लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि बेंगलुरु प्रोडक्शन लाइन और जो एडिशनल प्रोडक्शन लाइन्स है इन पर भी काम करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।